कि देश में आजादी को 75 साल हो गए और आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा, कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है और हम लोग भी मनाने में शामिल हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि अमृतकाल अगर चल रहा है तो इस 75 साल की आजादी से कोई अमृत निकला होगा, इसलिए अमृतकाल इसको कहा जा रहा है। तो वो जो अमृत निकला उसमें कुछ ओबीसी के लोगों को भी कुछ हिस्सा मिला है या नहीं मिला है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अगर सरकार देश में जानवरों की गिनती करने के लिए तैयार है मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है, तो आजादी के 75 साल में जो अमृत निकला उसमें ओबीसी समाज को भी कुछ अमृत मिला कि नहीं मिला, इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? या केवल हम अमृतकाल के नाम पर तालियां ही बजाते रहे? ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, या हमें भी इस देश में जानने का अधिकार है कि हमारा हक क्या है और हमको क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, ये अधिकार हमको भी है। लेकिन आजादी के 75 साल में हम लोगों की गिनती तक सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए लोग मेरा अपमान करते हैं। और जब राहुल गांधी ने मोदी का सरनेम पर बोला तो पूरे भाजपा वालों ने सर पे पहाड़ उठा लिया कि मोदी जी ने, राहुल ने तो पूरा बेइज्जती कर दिया पूरे ओबीसी समाज के लोगों। तो मेरा मोदी जी को ये कहना है कि उन्होंने तो मोदी सरनेम का नाम लिया और जितने मोदी गए हैं जिनका जिनका नाम उन्होंने लिया उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है, एक भी ओबीसी नहीं है। या जो विदेश पैसा लेकर भाग कर गए हैं उसमें से कोई भी ओबीसी एससी एसटी का आदमी नहीं है। तो ये तो ओबीसी का अपमान नहीं है, इसको तो आप मुद्दा बना रहे हो ओबीसी को भड़काने के लिए। लेकिन आप खुद प्रधानमंत्री होकर देश में जानवरों की गिनती कर रहे हो मगर ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हो, इससे बड़ा अपमान ओबीसी का क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को शेरबाज चीतों की चिंता है, विदेश से जाकर ले आते हैं जब उनको लगता है कम हो गए हैं। मगर देश में ओबीसी की कोई चिंता नहीं है आजादी के 75 साल। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है, गांव देहात में हम लोग कहते हैं कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। माँ बच्चे को बहुत प्रेम करती है, माँ का बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम की भावना है, इसके बावजूद भी बच्चे को रोना पड़ता है दूध के लिए। लोकतंत्र में हम ओबीसी के लोग आधी से अधिक आबादी है, मतलब कम से कम हर दूसरा आदमी ओबीसी है। भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन हम लोग अपने हक अधिकार के मुद्दे नहीं उठाते, अपनी बात नहीं करते, तो इसलिए हमारी बात कोई नहीं करता। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बात दूसरे लोग भी करेंगे, लेकिन हम अपनी बात करेंगे कैसे? हमको अपनी बात करने की फुर्सत ही कब दिया जाता है? हमको तो टीवी वाले दिखाते रहते हैं और जो टीवी दिखाती है उसी पर हम चर्चा करते हैं, जो टीवी नहीं दिखाती उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए जब तक कोई मुद्दा टीवी में चलता है तब तक वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा जनता के लिए होता है, और जैसे टीवी वाले इसको गायब कर देते हैं वो मुद्दा गायब हो जाता है, फिर वो जनता के लिए कोई बड़ा इशू नहीं रहता है। ये समस्या देश में पैदा हो गई। अब टीवी वाले कौन सा मुद्दा दिखाएंगे? टीवी वाले वो मुद्दा दिखाएंगे जो मुद्दा उनका मालिक बोलेगा दिखाने के लिए। तो उनका मालिक कह रहा पाकिस्तान की खबर दिखाओ, बांग्लादेश की खबर दिखाओ, श्रीलंका की खबर दिखाओ। उनका मालिक कह रहा को जो 4 बच्चे लेकर आ गई है पाकिस्तान से उसको दिखाओ, एक यहां से चली गई उसको दिखाओ, एक एसडीएम ने अपने पति को छोड़ दिया उसको दिखाओ। ये राष्ट्रीय खबर है, ये राष्ट्रीय, इससे देश की जनता को कोई लेना देना है, कोई मतलब है? इससे देश की जनता की किसी समस्या का कोई समाधान होगा? मगर यही चलवाया जा रहा। फिर एक बाबा है, उसको दिन रात दिखाते हैं टीवी वाले कि भाई वो चमत्कार करता है कि नहीं करता है।
अब जिसको चमत्कार पर विश्वास है वो तो देख ही रहा है, और जिसको चमत्कार पर विश्वास नहीं है वो भी देख रहा करता कैसे है तो वो पता करने के लिए देख रहा है कि करता कैसे है ये। तो सवाल ये है, जब हम इन मुद्दों पर उलझे रहेंगे, अब इससे भी बच जाता है। तो पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तान के लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, श्रीलंका के लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, बांग्लादेश के लोग मर रहे हैं। तो भारत वाला क्या सोचता है, हम ही सुखी है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, मोदी जी के राज में हम ही सुखी है, बाकी सब लोग दुखी है। पाकिस्तान वाले मर रहे हैं, श्रीलंका वाले मर रहे हैं, बांग्लादेश वाले मर रहे हैं, हम ही सुखी है। तो ये भावना, ये मानसिकता तैयार की जा रही है ताकि आप सरकार से सवाल ना पूछो। अगर टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत शौक है विदेश की खबरें दिखाने का, तो अमेरिका की खबर क्यों नहीं आती, इंग्लैंड की खबर क्यों नहीं आती, जापान की खबर क्यों नहीं आती, जर्मनी की खबर क्यों नहीं आती? भाई वहां की एजुकेशन का सिस्टम क्या है, वहां के किसानों की व्यवस्था क्या है, वहां नौकरी के लिए रोजगार का सिस्टम क्या है, डेवलप कंट्रियों की खबर क्यों नहीं आती? क्यों? जिनकी कोई औकात नहीं है भारत के सामने। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की भारत के सामने क्या औकात है? कोई औकात नहीं। उनकी खबर दिखा करके आप यहां के लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये चल रहा है देश के, कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। और इससे बचा तो 3 तलाक आ जाएगा, हिजाब आ जाएगा, 370 आ जाएगा, अभी यूसीसी चल रहा है। और अगर इससे भी बच गया तो दंगे हो जाएंगे। तो हमें हमारे मुद्दे उठाने की फुर्सत ही देश की टीवी, अखबार, मीडिया देने के लिए तैयार नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है खासतौर से, वो दूसरे मुद्दे उठाने के लिए ही लगातार हमारे लोगों को दिखाते रहते हैं। अब जिसके पास पक्का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान भी नहीं होगा, छप्पर भी होगा, उसके भी छप्पर के ऊपर टीवी का एंटीना दिखेगा, है कि नहीं? तो ये टीवी आजकल सूचना देने का साधन नहीं है, पहले टीवी सूचना देने का साधन, अब टीवी आपका दिमाग तैयार करने का साधन है। अब ये केवल सूचना देने का साधन नहीं है, अब ये आपका दिमाग तैयार करने का साधन है। देश में टीवी आपका दिमाग तैयार कर रही है, ओबीसी के लोगों का दिमाग तैयार कर रही है, SC ST के लोगों का दिमाग तैयार कर रही है, और दिमाग इस बात के लिए तैयार कर रही है कि आप अपना मुद्दा छोड़कर बाकी हर बात बोलें। तो चौराहे पर हम लोग इकट्ठा होंगे तो क्या बोलेंगे? भाई सीमा हैदर का मामला या तो उठ जाएगा, ऐसे ना उठेगा, या तो जो लड़की चली गई दूसरी हरियाणा वाली उसका मामला उठ जाएगा, या बहुत हुआ तो चलो यूनिफॉर्म सिविल कोड उठ जाएगा, या बहुत हुआ तो बागेश्वर धाम की चर्चा हो जाएगी, कुछ लोग उसके अपोजिशन में, कुछ लोग उसके समर्थन में। बात तो एक ही हो गई ना, हमारे मुद्दे तो गायब हो गए, चाहे हम समर्थन करें उसका, चाहे हम विरोध करें उसका, बात तो गायब हो गई ना। अगर हम 370 से हमको कोई लेना देना नहीं, हम कश्मीर के लोग हैं, 370 का फायदा नुकसान किसको है? कश्मीर वालों को है। लेकिन चौराहे पर चर्चा हम करेंगे। 3 तलाक से हमको कोई लेना देना नहीं, मुसलमान 3 बार में तलाक दे या 5 बार में दे, हमसे क्या लेना देना? उससे ना हमारी शिक्षा बेहतर होने वाली, ना हमको नौकरी मिलने वाली, ना हमारे फसल की कीमत बढ़ने वाली, ना हमारा आरक्षण मिलने वाला। तो अगर हम इसका सपोर्ट करें या विरोध करें तो हम तो उलझ गए नॉन इशू में। जो हमारा इशू नहीं है उसमें हम उलझ गए, और ये उलझाने का काम देश में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये यात्रा निकालकर अपने मुद्दे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुद्दे पर हम चर्चा करें, हम दूसरे के मुद्दे पर क्यों चर्चा करें? भाई हमारी गिनती नहीं हो रही 50 साल से, हमको भी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा। जो मिला है उसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, बाबा यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, अभी पंचायत अधिकारी की भर्ती निकली, 27 का 9.5 कर दिया। तो ये हमारे इशूज है। हम लोग किसान हैं, ओबीसी मैक्सिमम किसान है। किसान तो इतना नहीं समझ पाया 75 साल में कि जब वो कोई चीज मार्केट से खरीदने के लिए जाता है
तो पूछता है कितने में दोगे। मान लो मोबाइल लेने के लिए गया, क्या पूछता है कितने का। माचिस भी लेने गया, साबुन भी लेने गया, तो क्या पूछेगा कितने का है। लेकिन जब वो अपनी चीज बेचता है फिर क्या पूछता है। जब दूसरे की खरीदता है तो पूछता कितने में दोगे, और जब अपनी बेचता है पूछता है कितने में लोगे। एक ही ना नियम होना चाहिए, या तो खरीदने वाला रेट तय कर दे या तो बेचने वाला रेट तय कर दे। या तो खरीदने वाला रेट तय करे या तो बेचने वाला रेट तय करे। अरे भाई शाम को थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, क्या तो दोनों में से कोई एक ही आदमी रेट तय करेगा, या तो खरीदने वाला तय करेगा या तो बेचने वाला। लेकिन हम जब खरीदार होते हैं तब बेचने वाला तय करता है, और हम जब बेचने वाले होते हैं तब खरीदने वाला तय करता है। ये 75 साल से चल रहा है। किसानों को उनकी फसल की कीमत रखने का, तय करने का अधिकार 75 साल में नहीं मिला, मगर ये टीवी अखबार के लिए कोई मुद्दा नहीं। एजुकेशन देश में चौपट हो गई है, प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, मतलब इतना ज्यादा खत्म कर दी गई है कि वहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ होता है। खिचड़ी मिलती है, ड्रेस मिलता है, वजीफा मिलता है, सब होता है। क्लास 5 है, मास्टर कितने, एक बहुत हो गया तो 2। अब 2 टीचर 5 क्लास कैसे पढ़ाएंगे, 10 हाथ पैर करेंगे। 2 टीचर 5 क्लास कैसे पढ़ाएगा। उसमें भी जो एक टीचर है उसके पास में क्या है, इतना काम है कागज पत्र का कि उसमें ही लगा हुआ है। बचा एक टीचर। अब एक टीचर पढ़ाएगा कि बाउंड्री के अंदर किसी तरीके से बच्चे बाहर ना जाए, ये देखेगा। आप छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल में जाइए तो वहां जितने क्लास हैं उतने टीचर हैं, उससे ये ज्यादा ये होगा। जो बात नर्सरी स्कूल वाले को समझ में आ रही है वो बात सरकार चलाने वाले को समझ में कैसे नहीं आ रही। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के पहुंच से दूर हो गई है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं देश के अंदर, इसके बारे में बात होनी चाहिए, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके कैसे चुनाव जीता जाए, इसके बारे में केवल बात हो रही। या तो जाति के नाम पर ध्रुवीकरण या तो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण, ये चल रहा है। मान लो जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 2 ही चीजें चल रही है। या तो कहेंगे यादव लोग सब ले गए तो भाई दूसरे लोग हमारे साथ आ जाओ, और या तो कहेंगे मुसलमानों से खतरा है। अब ये दोनों चीजों में हमारे मुद्दे का, अच्छा जिन लोगों ने यादव सब ले गए इसके आधार पर सरकार बनाया, अभी क्या हुआ। मगर ये आंख खोलने का काम कौन करेगा। ये आंख खोलने का काम हम लोग ना करें, इसके लिए लगातार हमारे मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं, और लगातार डाइवर्ट किए जा रहे हैं। इसलिए इसके लिए हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं कि लोगों तक सही बात पहुंचे और हम अपने मुद्दे पर। दिन रात विकास की बात हो रही, बगैर डाटा के विकास कैसे हो जाएगा। बगैर डाटा के विकास हो सकता है। मान लो ओबीसी का विकास करना है, अब ओबीसी का डाटा आना चाहिए। कितने ओबीसी के लोग कच्चे मकान में रहते, कितने पक्के मकान में रहते, कितने ऐसे ओबीसी के लोग हैं जिनके पास मकान है, कितने ओबीसी कच्चा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने BA BSc पास बेरोजगार हैं, कितने बीटेक किए हुए बेरोजगार हैं। इसका डाटा होना चाहिए। कितने के पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है और कितने के पास कुछ भी नहीं है। कितने खेती करते हैं, कितने के पास इतनी खेती है कि उनका जीवन यापन हो सकता है, कितने के पास इतनी कम खेती है कि खेती से उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है, और कितने के पास खेती नहीं है।
कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है। ये सारा डाटा अगर कलेक्ट होगा तो सरकार योजना बनाकर विकास कर सकती है। योजना बनाएगी, बजट अलॉटमेंट करेगी, बजट अलॉटमेंट करेगी तब विकास होगा। अब गांव में, अगर गांव में सरपंच के पास में बजट ही ना हो तो गांव का विकास होगा। तो सरकार हमारे लिए विकास के लिए बजट ही नहीं दे रही और नारा लगा रही है सबका साथ सबका विकास। बजट नहीं दे रही है ओबीसी के लिए और नारा लगा रही सबका साथ सबका विकास। अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप रोककर रखी गई। कश्यप को जब पूछा, जो मंत्री है पिछड़ा वर्ग कल्याण के, कि भाई इतने को क्यों रोक कर रखा हुआ, तो कहा बजट नहीं। तो हमने कहा 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, 2 बार दिल्ली में सरकार बन गई। अब क्या अमेरिका में भाजपा वाले सरकार बनाएंगे तब ओबीसी के लिए बजट आएगा? अभी कहाँ बनाओगे भाई? अभी तो यूपी में बना लिए, दिल्ली में भी 2 बार बना लिए, अभी कहाँ बनाओगे कि तब बजट दोगे ओबीसी को? कहते हो डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ओबीसी के लिए बजट नहीं। तो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बदल गया है। अब नारा हो गया है सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। तो ये नारा चल रहा है, ये टीवी वाले बताते नहीं लोग। तो ये जो देश में हालात है और खास तौर से ओबीसी, इतना दिन तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उन्होंने भी हमारी गिनती की। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बनना किसको चाहिए? सरदार पटेल को। बहुमत किसके पास था? सरदार पटेल के पास। लेकिन गांधी जी ने जबरदस्ती करके नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री, और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जी ने क्या किया? जनगणना पहले रोक दिया। जो अंग्रेज करते थे उसको रोक दिया। आज जो हम लोग कहते हैं हम 52% है, 52% है, ये कब का आंकड़ा है? आजाद भारत में किसी सरकार ने आंकड़ा नहीं निकाला। ये अंग्रेजों के समय का आंकड़ा है, 1931 की जनगणना का आंकड़ा है, क्योंकि 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो उस समय अंग्रेज गिनती नहीं कर पाए पूरी तरीके से, इसलिए 31 के आंकड़े के अनुसार जब मंडल साहब ने रिपोर्ट बनाई तब उन्होंने कहा कि ओबीसी 52% है। लेकिन अपने ओबीसी के कितने लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं? मैं तो रोज हाथ खड़ा करवाता हूं। अब अगर 1000 आदमी है सभा में, 10-20 आदमी हाथ खड़े करते हैं, हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा है। अगर 100-200 आदमी है तो 2-3 आदमी खड़े करते हैं, और अगर 10-20-25 आदमी ही है तब तो मुश्किल ही होता है कोई खड़ा कर दे, नहीं तो कोई खड़ा नहीं करता कि हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। अब बताइए हम लोग कितने बैकवर्ड हैं? सोच समझ कर नाम दिया गया कि हम लोग कितने बैकवर्ड हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर आज हमको 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारे अंदर कभी जिज्ञासा ही नहीं जागी उसमें और क्या लिखा है जो हमें मिल सकता है। ये जिज्ञासा ही नहीं जागी कभी हमारे अंदर। जब हम अपने अधिकारों को लेकर सतर्क नहीं है तो पहले भी हमारे अधिकार खत्म किए गए और आज तो बहुत तेजी से खत्म किए गए। सबसे पहले नेहरू जी ने जनगणना रोक दिया, क्योंकि नेहरू जी को लगा तो गांधी जी थे तो हम बन गए, नहीं तो सरदार पटेल बन जाते बहुमत। अगर 1951 में फिर जनगणना होगी और जाति के आधार पर जनगणना होगी तो डाटा आएगा। क्या डाटा आएगा? ओबीसी 52% और ब्राह्मण 3.5%। तो 31 का डाटा है, तो डाटा क्या है? ओबीसी 52% और ब्राह्मणों की संख्या कितनी है देश में? 3.5%। मैं जब ब्राह्मण नाम लेता हूं तो जो मुझे पहली बार सुनते हैं उनको लगता है कि ब्राह्मण क्यों बोलते हैं, तो लोग लगता ब्राह्मण क्या बोलते, तो ब्राह्मण भी तो जाति ही है ना, धरती पर ही रहता है। योगी जी तो बोल देते हैं विधानसभा में कि 46 में 56 एसडीएम हो गए यादव। तो अगर वो विधानसभा में बोल सकते हैं तो हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते? तो उनको
डाटा आएगा ओबीसी 52% है और ब्राह्मण 3.5% है, तो मैं तो प्रधानमंत्री हो गया, मेरे बाद कोई ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको ज्ञान हो जाएगा कि लोकतंत्र में हमारी संख्या ज्यादा है। ये सोच समझ कर नेहरू जी ने गिनती को, और केवल गिनती ही नहीं रोका, आर्टिकल 340 जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा ओबीसी के लिए आयोग बनाने की बात, उसको नेहरू जी ने नहीं बनाया। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया कानून मंत्री पद से, तो दबाव में आकर उन्होंने कालेलकर कमीशन को बनाया, लेकिन लागू नहीं किया। तो 41 के बाद 51 में जनगणना होनी थी, क्योंकि हर 10 साल बाद होती। देश आजाद हो गया 47 में, 46 में ही नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो नेहरू जी ने 51 की जनगणना रोक, 51 के बाद फिर 10 साल बाद 61 में जनगणना का समय आया, फिर नेहरू जी ही दोबारा प्रधानमंत्री थे, फिर नहीं होने दिया। फिर 71 में जनगणना का समय आया, फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, वो नेहरू जी की बेटी थी, तो वो कैसे होने देती जब नेहरू जी ने नहीं होने। फिर 81 में फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, फिर नहीं होने दिया। फिर 91 का समय आया, और 91 में वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, फिर ब्राह्मण के हाथ में मामला चला गया। फिर उनको समझ में आ गया, जो बात नेहरू को समझ में आ रही थी वो नरसिंह राव को भी समझ में आ गई, कि इनकी गिनती हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा, कि हमें प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे, हमारे पीछे क्यों भागेंगे। उन्होंने नहीं होने दिया। 2001 में फिर जनगणना का समय आया, 10 साल बाद, तो अटल जी देश के प्रधानमंत्री। अब अटल जी विरोधी पक्ष के थे, कांग्रेस के विरोधी थे, लेकिन थे ब्राह्मण। तो जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, इंदिरा जी को समझ में आती थी, नरसिंह राव को समझ में आती थी, वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी। अपने ओबीसी के कुछ लोग कहते हैं नहीं अटल जी बढ़िया थे, बाकी सब भाजपा वाले थे। ये पेंशन की लड़ाई जितने लोग लड़ रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए, ये पेंशन बंद करने का काम अटल जी ने ही किया है। आप बढ़िया कहते रहो, मगर ये काम भी उन्होंने ही किया है। और ओबीसी की जनगणना भी अटल जी तो विरोधी पार्टी के थे ना, अगर कांग्रेस ने इतना दिन तक रोका था तो बीजेपी के थे और नेहरू के विरोधी थे, नेहरू का पार्लियामेंट में वो विरोध करते थे, तो उनको जनगणना हमारी कर देनी चाहिए थी। मगर वो भी समझते थे कि अटल बिहारी आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा जनगणना, उन्होंने नहीं होने दिया 2001। फिर 2011 का समय, जब 2011 का समय आया तो 51,000 कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पूरे भारत में हम लोगों ने लेने का काम किया, और उसका हैंडबिल छापा, पर्चा छापा, और पर्चे में लिखा कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। ये पर्चा हर नेता के घर पहुंचा दिया, चाहे वो भाजपा का रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, चाहे बसपा का। देश में जितने बैकवर्ड नेता थे सबके घर में ये पर्चा पहुंचवा दिया गया। अब ये पर्चा पढ़ा बैकवर्ड नेताओं ने, जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की नहीं होती। तो उन लोगों ने पार्लियामेंट में लालू जी ने बोला, मुलायम सिंह नेताजी ने बोला, तमाम नेताओं ने, गोपीनाथ मुंडे ने बोला, रामविलास पासवान ने बोला, शरद जी ने बोला, सारे नेता जितने बैकवर्ड के नेता थे, इवन जो बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे, उन्होंने भी इस पर अपनी बात कहा कि जनगणना होनी चाहिए। और 2011 में देश की पार्लियामेंट बंद हो गई। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इस बार तो कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं है, इस बार मौका है, हो सकता है। तो मनमोहन सिंह जी सामने आए और सामने आकर कहा कि हम जनगणना करेंगे, हम सबको संतुष्ट हो गए। बाद में इन लोगों ने आपस में सोचा और फिर एक मंत्रियों की कमेटी बनाई और उसकी अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी को दे दिया, जो कि बंगाली ब्राह्मण थे। कहा ये फैसला करेंगे जनगणना के, मनमोहन सिंह नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री है, ये करेंगे, प्रणब मुखर्जी करेंगे। प्रणब मुखर्जी को हम लोग सेकुलर समझते थे। रिटायर होने के बाद जब संघ की शाखा में गए तब समझ में आया, हम लोग ऊपर से ही देखते थे, अंदर कुछ और मामला।
तो प्रणब मुखर्जी जी ने फिर गिनती को रोक दिया। ये बताया जाता है गिनती हो गई, मगर गिनती हुई नहीं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया गया और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं की गई। सोचा होगा सर्वे करके देख लो क्या आंकड़े आते हैं, देख लिया होगा आंकड़े, कहा होगा बहुत खतरनाक है, यही नहीं पब्लिश करने लायक है, गिनती कैसे करोगे। क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है ना, हमारे अंदर ही लड़ाई चल रही है, ओबीसी में यादव खा रहे, फलाने खा रहे, ये क्यों चल रही है? जिस दिन जाति जनगणना का डाटा आ जाएगा ये सब लड़ाई बंद हो जाएगी। क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, मेरे पास डाटा है, इसे नहीं बोल रहा, डाटा है मेरे पास। इसके आधार पर बोल रहा हूं कि देश में किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया हुआ है। सबके हिस्से की नौकरियों पर उन लोगों ने कब्जा किया। आजादी के 75 साल में शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं, शेड्यूल ट्राइब का कोटा नहीं पूरा हुआ, ओबीसी का तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर हमारी गिनती रुक गई। 14 में मोदी जी आ गए और सारी नौटंकी किया जितना वो कर सकते हैं, उसमें तो उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो ओबीसी के लोग भ्रमित हो गए, क्योंकि टीवी अखबार में इतना प्रचार चला कि आप दूसरी पार्टी के नेता हैं, आप प्रचार करिए अपनी पार्टी का, जब घर में आएंगे तो आपका बेटा बोलेगा हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों? क्योंकि वो टीवी देख रहा है। ऐसा था कि नहीं था 14 के इलेक्शन? तो इतना जोर शोर से प्रचार हुआ और बचा खुचा कसर ईवीएम ने पूरा कर लिया। तो ये जोर शोर के प्रसार की वजह से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए। और जब प्रधानमंत्री हो गए तो 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति हो। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद है। बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया कि हम ओबीसी की गिनती, जाति आधारित गिनती नहीं कर सकते। तो मैं तो ये समझ नहीं पाता कि गांव में कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी खोज लो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और कहो कि अपने पैर पर मारो, मारेगा? बोलेगा आप हमको मूर्ख समझते हो तो हम भी मान लेते हैं, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है कि अपना पैर अपने हाथ से काटे। तो मोदी जी इतने मूर्ख नहीं है, मोदी जी भी इतने मूर्ख नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, आप उनको मूर्ख कैसे कह सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो मोदी जी भी मूर्ख नहीं है, मगर कुल्हाड़ी तो चल रही है ओबीसी के पैर पर। ये कुल्हाड़ी चलाने वाले लोग कौन है? ये कुल्हाड़ी चलाने वाले लोग आरएसएस के लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। तो हमारा चेहरा दिख रहा, अभी हम मुखौटा लगा ले, तो जिसका मुखौटा लगाएंगे उसका चेहरा दिखेगा, हमारा चेहरा छुप जाएगा। तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा जाति जनगणना को लेकर भारत बंद हो गया और संसद बंद हो गई, ओबीसी के अंदर चेतना बढ़ गई है। अगर हम ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, सफल नहीं होगा। तो मोदी का अगर हम मुखौटा लगाते हैं, काम हम ही करेंगे पीछे से, लेकिन मुखौटा मोदी का अगर रहेगा तो मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया, मुखौटा मोदी का लगाया गया और पीछे से सरकार चलाने का काम आरएसएस वाले। और मणिपुर पर आ नहीं रहे थे पार्लियामेंट में, तो विपक्ष वालों ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, इसलिए कि आए प्रधानमंत्री। विपक्ष वालों को भी ये पता था कि सरकार थोड़े हम गिरा पाएंगे, हमारे पास संख्या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आए तो मणिपुर पर जवाब देने के बजाय विपक्ष की कितनी कमियां खामियां हैं इस पर लंबा चौड़ा भाषण। मणिपुर में क्या हुआ इसके बारे में भाषण नहीं किया, मगर लंबा चौड़ा भाषण विपक्ष की कमियों खामियों के बारे में। तो ये जो स्थिति देश में बनी हुई है, इस स्थिति को हम लोगों को समझना पड़ेगा और अपने हक अधिकार की आवाज उठाने की जरूरत है। उसके लिए आगे आने की 75 साल से हम लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो हमें फायदा हो जाना चाहिए या तो मुसलमान को फायदा होगा।
दोनों में से दो आदमी लड़े तो दोनों में से किसी एक को फायदा होगा ना, तो दोनों में से किसी एक को होना चाहिए, या तो मुसलमान को होना चाहिए या तो हम लोगों को होना चाहिए। लेकिन 75 साल में ना तो हमारी सरकार बनी, सेंटर में एक भी ओबीसी की पार्टी की सेंटर की गवर्नमेंट बनी 75 साल में, 5 साल के लिए बनी, एक भी ओबीसी की पार्टी की नहीं बनी। अब ये अलग बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया गया कि अखिलेश जी की पार्टी है तो यादवों की पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है तो चमारों की पार्टी है, लालू की पार्टी है तो उनकी जाति की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है तो उनकी जाति की पार्टी है। लेकिन अगर ब्राह्मणों ने कोई पार्टी बनाई तो देश की पार्टी है। ये हमारी गलतफहमी, हमारी ना समझी है। मगर देश में एक भी ओबीसी की पार्टी ने 5 साल की गवर्नमेंट नहीं बनाई, एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने नहीं बनाई, एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी ने नहीं बनाई, एक भी माइनॉरिटी की पार्टी ने नहीं बनाई, जिससे हमको बहुत डर दिखाया जा रहा है कि भाई देश पर उनका कब्जा हो जाएगा। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब हम कितने समझदार लोग हैं ओबीसी समाज के लोग, हमको समझ में आ गया कि एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 500 साल बाद आबादी बढ़ जाएगी, कब्जा कर लेंगे। उनको रोकने के लिए 75 साल से हम इनको सत्ता देके बैठे हुए, लेकिन हम इतना नहीं समझ पाए कि हम तो आज ही संख्या में ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेंगे। इतना ही थोड़ा सा समझना है ना हमको, आज ही हम संख्या में ज्यादा है, हम कब्जा कर सकते हैं। मुसलमान तो कह रहे हैं 500 साल बाद उसकी संख्या बढ़ेगी तब कब्जा करेगा, मगर ये नहीं समझता। और हिंदू मुसलमान की लड़ाई 75 साल से चल रही है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तब से तो चल रही है। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे, हम लोग पढ़े हैं। तो जब शिवाजी महाराज जीतते थे तो राजपाट उनका, जब औरंगजेब जीतते थे तो राजपाट उनका। अब हम और मुसलमान लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर 75। पता ही नहीं चल रहा कौन जीत रहा कौन हार रहा। राजपाट जिसके पास है उसी के पास है 75 साल से, और लड़ाई जो लड़ रहा है वही लड़ रहा है 75 साल से। जब मंडल कमीशन का फैसला आया 16 नवंबर 92 को, तो 52% को 27% में मिला। 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा। जो ओबीसी अपने बच्चे को महंगी एजुकेशन में पढ़ा सकता है वो रिजर्वेशन से बाहर है, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। और जो ओबीसी पढ़ा नहीं सकता है वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए वो रिजर्वेशन से बाहर है। तो रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म कर दिया, नीचे से भी खत्म कर दिया। ओबीसी के साथ तो धोखा हो गया। इस धोखे के खिलाफ अगर पार्लियामेंट घेरता ओबीसी तो 52% नौकरियां ओबीसी को मिल सकती थी। 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी के लोगों को मिल सकती थी अगर पार्लियामेंट ओबीसी घेरता। मगर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा कि पार्लियामेंट घेरेगा, इसको 52% मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा। तो कहा ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारे गांव गली मोहल्ले में आए, कहे चलो अयोध्या, मैं वहीं करेंगे। तो कहा चलो अयोध्या। तो जिनको दिल्ली जाना चाहिए था पार्लियामेंट घेरने के लिए वो अयोध्या चले गए। 16 नवंबर 92 को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिर गई 15-16 दिन। और मंडल कमीशन का मुद्दा हवा में उड़ गया। इसलिए तो आज तक मंडल कोई नहीं पढ़ता, वो तभी हवा में उड़ गया। तो हम मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं, इसका नुकसान भी हम नहीं उठा रहे। अरे चलो मंदिर बन रहा है, अब उसमें हिस्सा ले लो। अपनी नौकरी छोड़ दिए 10-12 करोड़, तो चलो त्याग कर दिया मंदिर के लिए। अब मंदिर में तो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। मैं फैजाबाद में अयोध्या में एक दिन हमारे कार्यक्रम था, तो एक पटेल जी बोल रहे थे, बोले जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था कटियार जी को नहीं बुलाया गया। विनय कटियार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ने देखा होगा। तो कहा कि उनको नहीं बुलाया गया, तो पटेल जी गए उनके घर दूसरे दिन। कटियार साहब कैसा लग रहा है आपको नहीं बुलाया गया? कहा बहुत खराब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। कटियार साहब ने कहा बहुत बुरा लग रहा है। अब लोगों को बुरा भी लग रहा है लेकिन बोल भी नहीं पा रहे। तो जो
जो मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया, सिंगल ओबीसी को नहीं रखा गया। जब मंदिर की लड़ाई लड़ना था तब विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू थी, प्रवीण तोगड़िया बढ़िया वाले हिंदू थे, रितंबरा बढ़िया वाली हिंदू थी। आज जब मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया तो एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। इसलिए मैं ये कहता हूं, लोहिया जी ने भी किताब लिखी है हिंदू बनाम हिंदू, पढ़ना चाहिए यार। हिंदू बनाम हिंदू, ये हिंदू के नाम पर हमारा युद्ध केवल कर रहे हैं ओबीसी SC ST के लोग। जब लड़ाई लड़ना हो तब हम हिंदू, जब वोट देना हो तब हम हिंदू, जब चंदा देना हो तब हम हिंदू, जब अधिकार लेना हो तब हिंदू। ने जाति जनगणना के लिए हम हिंदू थोड़े ही। अगर हम कहें हमको हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सा दे दो तो हम हिंदू नहीं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई चुनाव जीतने के लिए तय की जा रही है और हम लोगों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा, हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म किया जा रहा। शरद जी जब राज्यसभा में थे तो उन्होंने भारत सरकार को पूछा कि कितने कितने कौन लोग नौकरियों में लिख कर दो, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उनको लिख कर दिया 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। कितना परसेंट? 79.2%, मतलब 80%। अब बताइए, जहां से कानून बनता है वहां हमारी पार्टियों का अभी तक सरकार नहीं बन पाई। जहां से कानून पर अमल होता है 79.2%, मतलब लगभग 80% उन लोगों का कब्जा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कहानी हमको कहने की जरूरत नहीं है। करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट पढ़ो तो आपको पता चलेगा कितना भाई भतीजावाद है, कितना जातिवाद है। और मीडिया की बात तो कहने की ही नहीं, माइक पकड़ने वाला भी नहीं दिखाई देता। तो ये लोकतंत्र तो ये 4 खंबे पर चलता है। ये 4 खंबे में हम कहीं नहीं है, ओबीसी SC ST के लोग, और जिनसे हमको भिड़ाया जा रहा, चलो हम नहीं है तो वो जीत गए होंगे। मुसलमान लोग तो उनको हो जाना चाहिए था, मगर वो भी नहीं है। लड़ रहे हैं हम और मुसलमान, ना हमें फायदा हो रहा है ना मुसलमान को फायदा हो रहा है, क्योंकि हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाला कोई और है। जो लड़ाने वाला है वो इसका फायदा उठा रहा है। इसलिए हम लोगों को तय करना चाहिए कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर नहीं लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारी गिनती का मामला है, हमारी संख्या। अब बताइए 10% रिजर्वेशन हो गया, अब 50% की क्राइटेरिया नहीं है। और हाँ, अब ओबीसी कब से कह रहा है कि हमको संख्या के अनुपात में दो, क्योंकि नजीर है, शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में है, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में, संविधान निर्माताओं ने दिया, तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में तो नहीं दिया। कहा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और वहीं 10% उनको देना हुआ 50% की कोई क्राइटेरिया नहीं। 27 में जो क्वालिफाई कर जाता है उसका माइनस कर दिया जाता है। ये तो मंडल में लिखा हुआ है कि नहीं होगा, माइनस कर दिया, मंडल में लिखा हुआ नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ेंगे तब लड़ेंगे। और मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिश लागू हुई, बाकी आज तक लागू नहीं हुई है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हमें अपने हक अधिकार के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत है। इसके लिए गली से लेकर दिल्ली तक का और दिल्ली से लेकर गली तक का नेटवर्क हम लोग बनाने का काम कर। हमारा 31 राज्यों में संगठन है, देश के हर गांव में ये संगठन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके लिए भारत बंद का ऐलान किया। आने वाले समय में फिर करेंगे, उसकी तैयारी ये चल रही है। तो जब गांव-गांव हमारा संगठन होगा, तो गांव-गांव अगर बंद होगा तो इसका असर होगा कि अब ओबीसी की आवाज उठ रही है, अब इसको दबाया नहीं जा सकता है। आज ईवीएम की वजह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। वोट आप किसी को दो, किसी को जा, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। संविधान को साइड में रखकर काम किया जा रहा है और निजीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पहले मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने देगा, अब क्या कह रहे हैं? देश नहीं बचने देगा। जब तक एक एक चीज अडानी को नहीं दे दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। केवल निजीकरण नहीं हो रहा, रिजर्वेशन 0 हो रहा। अभी ये जो आप लोगों का ये नई पेंशन स्कीम का मामला है, ये क्यों है? सरकार पहले कर्मचारियों का फंड कहाँ लगाती थी? कंपनियों में लगाती थी।
कंपनियों से जो बेनिफिट आता था उससे उनको रिटायर होने के बाद पेंशन देती थी। अब जब वो सरकार की कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो लगाएगी कहां, निकालेगी कहां से और देगी कहां से, इसलिए चिल्ला रही इतना बजट का लोड पड़ेगा। इसके पहले कैसे चल रहा था? भारत ये 9 साल में ज्यादा पिछड़ गया कि अब इतना कर्मचारियों का भार उठाने की क्षमता नहीं है, इधर पिछड़ गया जब से पेंशन बंद हुई, या पहले पीछे था? सरकार को ये बताना चाहिए ना भाई, विकास की तरफ भारत बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? अगर विकास की तरफ बढ़ रहा है तो कर्मचारियों को पेंशन देने में जब पहले लोड नहीं था तो अब लोड कैसे? और अगर पीछे जा रहा तो ये घोषित करो पीछे जा रहा, हमारे बस की बात नहीं है भाई, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए चलाने के लिए। तो ये निजीकरण किया जा रहा, निजीकरण की वजह से ये न्यू पेंशन स्कीम है और निजीकरण की वजह से रिजर्वेशन 0 हो रहा, क्योंकि रिजर्वेशन सरकारी जगह पर है, प्राइवेट जगह पर नहीं है। मंडल ने ये भी लिखा है अपनी सिफारिश में कि जो भी पूंजीपति, जो भी कंपनियां, फैक्ट्रियां सरकारी मदद लेती हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनको सरकार रिजर्वेशन लागू करने के लिए कानून बनाए, उनके ऊपर दबाव बनाए, उनको ये कहे कि तुमको रिजर्वेशन लागू ही करना पड़े, मगर ऐसा कहाँ होगा? तो ये बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि समय कम है तो इतना बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को मिल करके ये ओबीसी का मजबूत संगठन राष्ट्रीय सरकार बनाने की जरूरत है, ताकि हम दबाव बना सकें, हम अपने हक अधिकार की आवाज उठा सके, अपनी लड़ाई लड़ सके। और इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा समाज जब बोलेगा तो हर पार्टी, हर नेता को बोलना पड़ेगा। लोकतंत्र में उन्हीं की समस्या का समाधान होता है जिनकी समस्याओं पर चर्चा हो, जिनकी समस्याओं पर चर्चा ही नहीं होगी उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हमें अपनी समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है और सड़कों पर उतरकर भी संघर्ष करने की जरूरत है। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग इस लड़ाई में साथ देंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।